औरंगजेब तक आते आते इस खानदान की सतवत व जबरूत का यह हाल था कि बकौल सर जादोनाथ सरकार, हिंदुस्तान पर जिस दिन से सूरज तुलू होना शुरू हुआ है उस दिन से किसी फर्द वाहिद की हुकूमत इतने बड़े रकबे पर नहीं रही जितनी औरंगजेब की थी। मगर औरंगजेब की वफात के बाद यानी 1707 ईस्वी के बाद एक ही सदी के अंदर ये हुकूमत सिमटते सिमटते किले की चार दीवारी में रह गई। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में 6 पीढ़ियों का फासला है। बहादुर शाह जफर के वालिद अकबर शाह सानी 1759 में पैदा हुए, 1806 में तख्त नशीन हुए और 31 बरस तक हुकूमत करके 1837 में इंतकाल किया। बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को पैदा हुए। इनकी वालिदा लाल बाई एक राजपूत खातून थी और इसी निस्बत से इनकी मादरी जबान भी तब्दील होकर हिंदुस्तानी हो चुकी थी। मुगल चुगताई तुर्क जबान बोलते हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके थे, मगर अब जहीरुद्दीन बाबर की औलाद उर्दू जबान में शायरी कर रही थी। बहादुर शाह जफर की इब्तिदाई तालीम और तरबियत के ताल्लुक से ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, मगर खानदान मोगलिया के दस्तूर के मुताबिक इनकी तालीम और तरबियत अच्छे पैमाने पर हुई होगी। इनके असातिज़ा में हाफिज मोहम्मद खलील, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और सैयद जलालुद्दीन हैदर के नाम आते हैं। हाफिज मोहम्मद जलील ने इन्हें फन सिपागिरी सिखाया। हाफिज इब्राहिम ने कुरान के अलावा अरबी और फारसी पढ़ाई और सैयद जलालुद्दीन हैदर ने खुशनवीसी की मशक कराई। खुशनवीसी का ज़ौक बहादुर शाह जफर को हमेशा रहा और अपने हाथ के लिखे कलाम मजीद दिल्ली की मस्जिदों में अक्सर बतौर हदिया भेजते रहते थे। बहादुर शाह जफर की 2 चीजें हिंदुस्तानियों के दिल में एक लाफानी हकीकत छोड़ गई। एक तो ये कि वो आला पाए के शायर और अदीब थे, दूसरे ये कि वो जंग आजादी के एक बेखौफ मुजाहिद और फिर इससे भी बढ़कर एक शहीद हैं। और एक चीज जो उन्हें दूसरे मुगल बादशाहों से अलग कर देती है वो कि उनकी 2 ताजपोशियां हुई थी। पहले 29 सितंबर 1837 को अकबर शाह सानी की वलीअहद की हैसियत से और दूसरी 11 मई 1857 को बागी सिपाहियों के जरिए। इस दूसरी ताजपोशी की उन्होंने जो कीमत चुकाई बहुत कम बादशाहों ने चुकाई होगी। पहले तो दिल्ली बहादुर शाह जफर के हाथ से पल में निकल गई, फिर ऐसी बदनसीबी का सामना हुआ कि न दिले दागदार में हसरतों को बसने के लिए जगह मिली और न कुए यार में दफन होना नसीब हुआ। मुगलिया सल्तनत का 20वां और आखिरी बादशाह अबू जफर नसरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर ने तकरीबन 20 साल हुकूमत की थी और 89 की तवील उम्र पाई थी। इस तरह बरे ज़खीर में 331 साल की मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया था, जिसका इब्तिदाई दौर 1528 ईस्वी से 1555 तक रहा, यानी 29 साल जिद्दोजहद का दौर था। उरूज का दौर 1556 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक, यानी 156 साल मुसलसल रहा। 1713 से लेकर 1803 तक के जवाल पजीर होने में लगे तो आखिरी 54 साल महज अजमत रफ्ता की याद में थे। बिल आखिर 1857 ईस्वी में किस्से पारीना बन गए थे। शाह आलम सानी यानी बहादुर शाह जफर के दादा और अकबर शाह सानी बहादुर शाह जफर के वालिद के जमाने से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये 3 मुगल बादशाह इस तारीखी जबर का शिकार थे, जिसका नुक्ता उरूज बहादुर शाह जफर साबित हुए। लेकिन इस फर्क के साथ कि शाह आलम सानी एक माजूर किसी और अकबर शाह सानी एक मजबूर महर किसी जिंदगी गुजार कर रुखसत हुए, जबकि बहादुर शाह जफर तूफान में घिरी हुई इस शिकस्ता कश्ती के मुसाफिर थे जिसके परखचे उड़ चुके थे। बहादुर शाह जफर चाहे अपने आप में एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक न हो,
لیکن وہ جس تاریخی جبر کو کوک سے پیدا ہوئے تھے اس نے خود بخود انہیں ایک غیر معمولی شخصیت میں ڈھال دیا تھا۔ اس شخصیت کا ایک داخلی اور دوسرا خارجی وجود تھا۔ خارجی وجود مشترکہ ہندوستانی تہذیب کے راگ رنگ میں ڈوبی ہوئی ان کی وہ شخصیت تھی جسے لال قلعے کی پینشن یافتہ فرصت کی زندگی نے انہیں اپنے پیش روؤں سے بھی کچھ زیادہ ہی جلا بخش دی تھی۔ ورنہ ایسا کیوں ہوتا کہ ہندوستان کی باغی فوج کے لیے ہندوستان کا دوسرا نام بہادر شاہ ظفر کی شخصیت بن گئی تھی، جس کے بینر تلے وہ انگریزوں کے مقابلے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ 1837 عیسوی میں جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے تو وہ بھی اپنے والد کی طرح شہنشاہ اور غازی کے خطابات سے سرفراز ہوئے، لیکن شہنشاہیت برائے نام تھی اور عوام بھی اس برائے نام شہنشاہیت کی برسوں سے عادی ہو چکے تھے۔ جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے دادا شاہ عالم ثانی کو پینشن خوار بنا کر لال قلعے میں بٹھایا تو گویا انہیں جہاں بینی کے بکھیڑوں سے آزاد کرا دیا تھا، یہ کہیے کہ ایک طرح سے بے دخل کر دیا تھا۔ اب انہیں لال قلعے کی زیبائشی سپاہ کے علاوہ کسی فوجی انتظام و انصرام کی بھی ضرورت نہ رہی تھی، اور نہ ان کی مالی وسائل میں اس طرح کے اخراجات اٹھانے کی کوئی طاقت تھی۔ جہاں بینی کے بکھیڑوں سے بے دخلی کی وراثت شاہ عالم سے اکبر شاہ ثانی اور پھر بالآخر ظفر کو منتقل ہوئی، چنانچہ شاہ کا بھی یہ عالم تھا کہ مغل حکومت کی بقا کا خواب تو دیکھ سکتے تھے، لیکن وقت پڑنے پر بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس اس کی حفاظت اور دفاع کا کوئی معقول انتظام یا سامان نہیں تھا۔ ویسے 1837 عیسوی سے 1857 تک کا دور مغلیہ حکومت کے لیے درد آشوب دور رہا۔ اس عہد میں عملاً ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور اب تک وہ مصلحتاً صدیوں سے قائم مغل حکومت کا بھرم رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن اس عہد میں انگریزوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کو لال قلعہ خالی کرنا پڑے گا، مگر جب بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے ابتدا ہی سے انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر وہ اپنی بادشاہت سے دستبردار نہ ہوں گے۔ بہادر شاہ کے تخت پر جب جلوہ افروز ہونے کے فوراً بعد ہی پینشن کے اضافے کا دعویٰ کیا۔ لارڈ آکلینڈ نے وعدہ پورا کرنے میں یہ شرط لگائی کہ وہ بادشاہ کے تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں تو وعدہ پورا کیا جائے گا۔ بہادر شاہ نے یہ منظور نہیں کیا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، اور یہ اعزاز پوری تحریک میں صرف انہی کے حصے میں آیا کہ ایسے حالات میں جب انگریز ساحل بنگال سے حشر برپا کرتے ہوئے دہلی تک پہنچ گئے تھے اور اس وقت وہ شہنشاہ دہلی کے حلق میں انگلیاں ڈالے کھڑے تھے، تو بھی میرٹھ کے باغی فوج 11 مئی 1857 کو لال قلعے کی دیوار کے نیچے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے بقول ظہیر دہلوی یہی کہتے ہوئے جمع ہوئی، حضور بادشاہ سلامت، آپ دین دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ کو حق تعالیٰ نے 22 صوبوں کا مالک کیا ہے، تمام ہندوستان آپ کا محکوم ہے اور فرما بردار، ہندوستان کی رعیت آپ کی رعیت میں شمار ہوتی ہے، ہم لوگ آپ کے فریادی ہیں، امیدوار انصاف ہیں۔ 1857 کے ہنگامے کی ابتدا تو دراصل 26 فروری 1857 کے آس پاس اس وقت ہو چکی تھی جب بیرک پور کے 19 نمبر پلٹن نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 26 مارچ 1857 کو منگل پانڈے کے خون میں جوش آیا اور اس نے میجر ہڈسن اور اس کے ساتھ لیفٹیننٹ واگ کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نوابوں اور مغل شہنشاہ کے نام پر کام کرتی رہی، اس لیے ہندوستانیوں کو ایک عرصے تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اقتدار ایک غیر ملکی نسل کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور خود اپنے ملک میں ان کی حالت غلاموں کی سی بنا دی گئی۔
जब वसी पैमाने पर लोगों में इस अमर का एहसास पैदा हुआ तो बगावत के हालात पैदा हो गए, और जब बगावत हुई तो ये महज चंद अफराद या किसी एक गिरोह की साजिश नहीं थी, बल्कि वसी पैमाने पर लोगों में फैलती हुई बेइत्मीनानी का नतीजा थी। हिंदुस्तानी फौज में बेचैनी और बेदिली पहली ही सी थी। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों ने आग पर पेट्रोल का काम किया। फौज के सिपाही कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर बैठे, मगर अंग्रेज अफसरों के जरिए इन कारतूसों के इस्तेमाल पर मजबूर किया गया। 6 मई में मीरठ में फिर 90 सिपाहियों को आजमाइश के तौर पर चर्बी वाले कारतूस दिए गए। 50 सिपाहियों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिस पर इनका कोर्ट मार्शल हुआ। इस पर 10 मई को मीरठ में हंगामा बरपा हो गया। जेल की दीवारें गिरा दी गईं और हिंदू मुस्लिम सिपाह अंग्रेजों का खात्मा करने पर तुल गई। 11 मई 1857 को जब मीरठ के सिपाही दिल्ली में दाखिल हुए तो यहाँ की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। इन सिपाहियों ने पिछली एक सदी का बदला लेने के लिए गैर मुल्की आकाओं को कत्ल करना शुरू किया। 10 मई की रात को बहादुर शाह दिल्ली के अलामती बादशाह की हैसियत से सोए थे, मगर दूसरी सुबह बागी सिपाह ने इन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया था। जफर की जिंदगी में इस पीराना साली में ये पहला मौका था जब इन्हें ऐसे हंगामी हालात का सामना करना पड़ा था। चुनांचे जैसा कि कहा जा चुका है, जब बागी सिपाह ने उनके आगे सर तस्लीम खम किया और उनसे तहरीक के क़ियादत की दरख्वास्त की तो वो हैरान और परेशान हो गए। इधर शहर में बदअमनी फैली हुई थी और गलत किस्म के अनासिर मौके का फायदा उठाकर लूट मार पर तुले हुए थे, जिससे शहर का अमन बर्बाद था और बाशिंदेगान शहर आजिज और परेशान थे। बादशाह को दिल्ली और अहले दिल्ली से जो बेपनाह मोहब्बत थी, इसलिए वो दिल्ली की बर्बादी देखने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि शहर में अमन और अमान किस तरह कायम हो। चुनांचे अगले दिन यानी 12 मई को उन्होंने शहर के अमायदीन की तलब की, जिसमें गौर किया गया कि फौज के लिए गले और कयाम का क्या बंदोबस्त हो, और इसलिए रुपया कहाँ से आए, और ये भी कि शहर में नज्म नस्क किस तरह बरकरार रखा जाए। शहर में अमन और अमान बरकरार रखने की गर्ज से ज़ईफुल उम्र बादशाह खुद हाथी पर सवार होकर शहर के मुआयने के लिए निकले और रोजाना खुद अहकाम जारी करते थे। इसमें शक नहीं कि 1857 की बगावत के पीछे एक जबरदस्त जोश और जज्बा कार फरमा था, इसलिए कि इस बगावत का बराह रास्त ताल्लुक हिंदुस्तान की तहजीबी, समाजी, इक्तिसादी और मजहबी जिंदगी से था, जो अंग्रेजों के बढ़ते हुए इक़्तिदार से बुरी तरह मुतासिर थी। बदकिस्मती से बगावत की तहरीक कोई मुनज़्ज़िम शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि समाज के मुख्तलिफ तबकों में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के मकासद जुदा जुदा थे। 1857 की बगावत में हिस्सा लेने वालों में मोटे तौर पर 3 तरह के अनासिर शामिल थे। एक तो वो सिपाही जिनके यहाँ एक ऐसा वालेहाना मजहबी जज्बा था जिसने मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सियासी रंग इख्तियार कर लिया था। दूसरे वो सिपाही जो वक्ती तौर पर एक जज्बे के साथ तहरीक में शामिल हो गए थे, लेकिन इसके साथ साथ वो रिवायती लूटमार में भी हिस्सा लेते रहे। तीसरे इस तहरीक में शामिल होने वाले वो लोग थे जिनके पास कोई जज्बा नहीं था, मगर वो मुजाहिदीन बनकर बागियों के साथ रिवायती लूटमार में हिस्सा ले सके, और ये उनका मकसद था। ये तमाम मुस्बित और मनफी करदार पूरी तहरीक में इस तरह घुल मिल गए थे कि इनकी शनाख्त मुश्किल थी। अंग्रेजों की ताकत से टक्कर लेना यूं भी आसान नहीं था, और जब खुद तहरीक ने तहरीक की क़ियादत संभाली तो हर तरह की जिम्मेदारियों और परेशानियों ने इन्हें आ घेरा। इनके लिए ये बारे गिरा था। इसके साथ ही इनकलाबी
सिपाहियों की अस्करी तंजीम का काम भी एक बूढ़े बेख्तियार शहंशाह के लिए वाकईतन इन जिम्मेदारियों से कोई तजुर्बा न था। वो एक पेंशन याफ्ता शख्स की तरह गोशा आफियत में जिंदगी बसर करने के आदी थे, मगर 11 मई की सियासी सूरत हाल ने इन्हें शहर, फौज और मालियात से मुतालिका तमाम उमूर को चलाने पर मजबूर कर दिया था। इनके पास इंतजाम आमा को संभालने के लिए जिम्मेदार अफसर भी न थे। मिर्जा इलाही बख्श और हकीम अहसनुल्लाह खां इनके खास मोतमद थे, मगर दोनों ने अंग्रेजों से वफादारी की थी। बहादुर शाह के शहजादे मामलात सल्तनत का कोई तजुर्बा न रखते थे, इंतजामी और अस्करी तरबियत ही न हो सकी थी, इसलिए ये लोग कोई काबिले कद्र खिदमत अंजाम न दे सके। 11 मई 1857 से दिल्ली अंग्रेजों के मुकम्मल कब्जे यानी 20 सितंबर 1857 तक दिल्ली शहर, अवाम और बहादुर शाह जफर एक के बाद दीगरे मसाइल और मसाइब का शिकार रहे। ये सारे आयाम उन्होंने शदीद कश्मकश में गुजारे। बहादुर शाह जफर की हुकूमत शदीद बुहरान से गुजर रही थी, इसलिए बादशाह हालात के मुताबिक अहकामात जारी करते रहते थे। किसी तजुर्बाकार और मजबूत इंतजामिया की अदम मौजूदगी में सारा बोझ ज़ईफ बादशाह पर आ पड़ा था, मगर इन हालात में भी जो कुछ मुमकिन हो सकता था करते आ रहे थे। फौज, अदलिया और मालियात के सारे उमूर हर आने वाले नए दिन की जरूरत के मुताबिक तय किए जा रहे थे। बहादुर शाह को जहां भी कुछ उम्मीद नजर आती वो हुक्म जारी करते। 2 जुलाई को जब बख्त खां दरबार में हाजिर हुआ तो इसे फौज का सिपहसालार बना दिया गया और इसे कुछ खुसूसी अहकाम भी दिए गए। इनमें यह हुक्म भी था कि सिपाह को किला और शहर से निकालकर बाहर रखा जाए जहां कयाम का बंदोबस्त हो। कोई शख्स रियासत को तकलीफ न दे, तनख्वाह का इंतजाम बाकायदा किया जाए, इंतजाम तहसीलात और थाना जात पर नजर रखी जाए। वक्त खां के आने से हालात कुछ बेहतर हुए। बहादुर शाह की जानिब से इसे जनरल का खिताब अता किया गया और इसे कुल अफवाज का कमांडर इन चीफ कर दिया गया। 3 जुलाई को बादशाह की तरफ से जनरल वक्त खां को इख्तियारात में मजीद इजाफे की मंजूरी दी गई। बहादुर शाह जफर को जब से बाकी फौजों ने उनको पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह कहा था और तमाम इख्तियारात उनको सौंप दिए थे, वो मकदूर भर पूरी एहतियात और हिकमत अमली के साथ तमाम उमूर में दिलचस्पी लेते और ऐसे अहकाम जारी करते जिससे लोगों में इत्तेहाद और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो और शहर में नज्म कायम रहे। उन्होंने तमाम अफवाज के नाम एक शक्का जारी किया जिसमें फौजियों को इस बात की तलकीन की गई थी कि वो अपने फराइज और जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये शक्का 7 दफात पर मुश्तमिल है। शक्के की मजमून का खुलासा ये है। नंबर 1, जो फौजें अंग्रेजों पर फतह पाने की गर्ज से बादशाह के साथ शरीक हुई हैं, उन पर वाजिब और लाजिम है कि वो बादशाह के अहकाम बजा लाएं और पूरी जान फिशानी के साथ दुश्मन का सफाया करने की कोशिश करें। इससे इन्हें बादशाह की खुशनुदी हासिल होगी जो इनके लिए वसीला तरक्की साबित होगी। नंबर 2, हर प्यादे और सवार पर लाजिम है कि अपने अफसर की फरमाबरदारी करें। नंबर 3, सब सिपाहियों और सरदारों पर वाजिब है कि वो दुश्मनाने दीन और मुद्दियाने मुल्क को मारने और गिरफ्तार करने में या सजा देने में किसी किस्म की पहलूतही से काम न लें। नंबर 4, जो सिपाही और अफसरान अहकामात पर अमल करेगा अपने ओहदे के मुताबिक इनाम और इजाफा पाएगा और जो शख्स अपनी जानिसारी करेगा इसके अहलो अयाल की अच्छी तरह परवरिश की जाएगी, इसके बेटे पोते या किसी करीबी अजीज को इसकी जगह मुलाजिम रखा जाएगा। नंबर 5, जो सिपाही या अफसर दुश्मनाने दीन से साजबाज करेगा वो सजा पाएगा। नंबर 6, जिस पहाड़ी पर कुफार पनाहगजी हैं वो बावजूद कसरत फौज के सर नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुल्क के इंतजाम में खलल पड़ा हुआ है। इसलिए बहादुरों को चाहिए
کہ جان و دل سے اس موقع میں مصروف ہو جائیں۔ نمبر 7، سوار جس پلٹن میں ہیں وہ اپنے اپنے افسر کے ماتحت رہیں، ادھر ادھر منتشر نہ ہو۔ ان حالات میں بادشاہ ذرا سی بات پر مشتعل ہوا کرتے تھے۔ انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یہ انقلابی اگر ہار گئے تو انگریز انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ معمولی بدنظمی پر بھی جھلا اٹھتے تھے۔ جولائی کے مہینے میں تحریک پوری شباب پر تھی۔ شہری امور میں امکان بھر سمجھ بوجھ اور دانش مندی سے کام لینے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے 9 جولائی کو یہ منادی کرا دی گئی کہ جو شخص گائے کو ذبح کرے گا اسے توپ سے اڑا دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بکری ذبح کرنے پر اعتراض کرے تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ بہادر شاہ کی نئی حکومت کے لیے انتظامی اور فوجی مسائل کے علاوہ کچھ اور سنگین مسائل بھی تھے۔ ان میں اہم مسئلہ تنخواہ کا تھا۔ دہلی کی حکومت پیچیدہ مسائل کا شکار تھی اور دوسری طرف انگریز آہستہ آہستہ کرنال اور دوسرے مقامات پر جمع ہو رہے تھے۔ ادھر ادھر سے وہ دیسی سپاہی بھی جمع کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا دہلی کا حصول۔ ستمبر کے مہینے میں ابتدائی سے زوال کے آثار صاف نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ تاہم اب بہادر شاہ ظفر کسی بھی قیمت پر اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے کہ انگریز آ کر دہلی پر قبضہ کر لیں، انہیں اور ان کے خاندان کو پھانسی دے دیں۔ اس لیے وہ ہر حق میں جنگ جاری رکھنے کے حق میں اور فوج کی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے اپنا ساز و سامان بھی الگ کرنے کو تیار تھے۔ اب تک انگریزوں کو شکست دینے کے لیے بہادر شاہ ظفر اپنا مال دولت لوٹا رہے تھے، لیکن انہوں نے اب اس جنگ کو جیتنے کے لیے اقتدار کی بازی بھی لگا دی۔ جب باغی فوجوں سے کچھ کام بنتا نظر نہیں آیا تو راجواڑوں سے رجوع کیا اور انہیں اس بات کی دعوت دی کہ اگر وہ اس جنگ میں بادشاہ کا ساتھ دیں گے تو بادشاہ اپنے شاہی اختیارات بھی انہیں سونپ دیں گے۔ دراصل ملک کے تمام طاقتوں کو ایک مرکز پر لانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اس طرح سے پوری دہلی کو ایک مرکز پر لانے کے لیے فوجی اور شہری ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا لگا کر جد و جہد میں حصہ لیں، اس لیے بہادر شاہ ظفر خود اٹھے۔ چنانچہ 12 ستمبر کو منادی کرا دی گئی کہ بادشاہ بنفس نفیس آج رات کو انگریزوں کے خلاف کمان سنبھالیں گے اور انہیں تباہ کر دیں گے، اور تمام شہر کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی انگریزی لشکر میں شریک ہوں۔ ہندو مسلمان دونوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس کام میں شریک ہوں۔ بالآخر 14 ستمبر 1857 کو انگریزی فوجیں کوتوالی اور جامع مسجد تک پہنچ گئیں۔ باغیوں نے جامع مسجد میں پناہ لی اور وہیں سے مدافعت کرتے رہے۔ انگریزوں کی پیش قدمی کو عارضی طور پر روک دیا گیا اور وہ کشمیری دروازے کی طرف واپس چلے گئے۔ غلام حسین کے قول کے مطابق بادشاہ خود سوار ہو کر لال ڈگی پر تشریف لائے، تمام افواج اور رعایا، لیکن انگریزوں کی گولیاں لال ڈگی تک پہنچ رہی تھی۔ اس لیے افسران نے عرض کیا کہ حضور کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ حضور کو کچھ صدمہ پہنچے۔ اس دوران 17 اور 18 ستمبر کو شہر میں گھمسان لڑائی ہوئی، ہر طرف گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ باغی سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ 19 ستمبر کو جو ہفتے کا دن تھا، بادشاہ نے قلعہ چھوڑ دیا۔ بیگمات اور شہزادوں کے ساتھ سلطان جی چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے قلعے چھوڑنے سے قبل بخت خاں نے بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ لکھنؤ بھاگ جائیں، مگر مرزا الہی بخش نے انہیں جانے سے روکا۔ افسوس کہ بخت خاں کے معروضات کے مقابلے میں مرزا الہی بخش کا استدلال زیادہ قابل قبول ثابت ہوا۔ 21 ستمبر کو میجر ہڈسن نے ہمایوں کے مقبرے سے بادشاہ کو اس شرط پر حراست میں لے لیا کہ اگر بادشاہ بخوشی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے تو ان کی جاں بخشی کر دی جائے گی۔ اگلے روز ہڈسن دوبارہ ہمایوں کے مقبرے گیا اور بغیر کسی شرط کے مرزا مغل
मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर से मुतालबा किया कि वो सब खुद को इसके हवाले कर दें। उन्होंने भी जाबख्शी का वादा लेना चाहा, लेकिन इनकी ये कोशिश बेसुध साबित हुई। इन्हें एक बैलगाड़ी में सवार कराया गया और शहर से बाहर दहली दरवाजे के पास ले जाया गया तो हडसन ने इन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा और गोली मार दी। ज़काउल्लाह का बयान है कि जब तीनों शहजादों को मारा गया तो इनकी लाशों को एक रात दिन सरे बाजार लटकाए रखा। इसके बाद 20 शहजादों को फांसी पर लटकाया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी के बाद एक निहायत मामूली जगह पर बंद कर दिया गया, जहां इनके साथ बड़ी जिल्लत का सुलूक किया जा रहा था। उन्हें कैंडल कॉग हिल की निगरानी में दिया गया था। एक तंग और बोसीदा कमरे की मामूली चारपाई पर लेटे हुए शख्स को देखकर कोई ये बावर न कर सकता था कि ये मुगलों की अजीम सल्तनत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर है। जनवरी 1858 में बहादुर शाह पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया। शाहजहां के बनाए हुए दीवान खास में यह मुकदमा चलता रहा था। मुकदमे की समाअत के दौरान अक्सर औकात वो गुलसुम बैठे रहते, कभी कभी इन पर गशी तारी हो जाती थी। ये बात यकीनी है कि इन्हें अपने अंजाम का इल्म था। 9 मार्च 1858 को अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत इस शहादत पर जो इसके पेश नजर है मुत्तफिक है कि मुल्जिम मोहम्मद बहादुर शाह साबिक बादशाह दहली तमाम जराइम के अदालत इस शहादत पर जो इसकी पेश नजर है मुत्तफिक है कि मुल्जिम मोहम्मद बहादुर शाह साबिक बादशाह दहली तमाम जराइम के मुजरिम हैं जो इनके खिलाफ बयान किए गए हैं। 19 अप्रैल को मेजर जनरल एन पेनी ने अदालत के फैसले को मंजूर करते हुए सजा की तस्दीक कर दी। बहादुर शाह जफर को जिला वतन करके रंगून भेजने की सजा दी। 17 अक्टूबर 1858 ईस्वी को 3 पालकी नुमा गाड़ियों के काफिले की सूरत में इन्हें दहली से रंगून जाने के लिए रवाना कर दिया गया। दहली की कोई आंख ऐसी न थी जिससे आंसुओं की लड़ियां न बह रही। रंगून में 4 साल कैद-ओ-बंद की जिंदगी गुजारकर तारीख 7 नवंबर 1862 दिन जुमा को वो रूह जो 89 साल बहादुर शाह जफर के जिस्म में मौजूद रही, जिंदगी के तमाम तमाशे दिखाकर विदा की तैयारियां कर रही थी। दिन ढल चुका था और दिन के साथ ही बादशाह का पैमाना उम्र भी लबरेज हो गया। रंगून की खाक इसको अपनी आगोश में लेती है, जो खानदान तैमूरिया का आखिरी चिराग था, जिसने जहां आबाद में जन्म लिया और वतन से हजार हा कौस एक मामूली पलंग पर दम तोड़ रहा था। सकरात तारी थी, सांस उखड़ चुकी, जिसकी जिंदगी सचमुच एक मेला थी, जिसने जिंदगी का हर लम्हा जमघटों में गुजारा था। आज सिर्फ 3 आदमी, एक बीवी और 2 बच्चे इसके दमे वापसी में साथ थे। आफताब अभी गुरूब हुआ था कि इस बादशाह ने फानी दुनिया को अपनी उसरत की तस्वीर दिखाकर दुनिया से कूच किया और रंगून की खाक में अबदी नींद सो गया। पसे मर्ग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामने बाद ने सरे शाम ही से बुझा दिया। मुझे दफन करना तो जिस घड़ी, तो ये उससे कहना कि ऐ परी जो तेरा आशिक जार था, तहे खाक उसको दबा दी। मैंने दिल दिया, मैंने जान दी, मगर आह तूने न कद्र की। किसी बात की जो भी कहा उसी चुटकियों से उड़ा दिया। ये अंग्रेज हुकूमत का जाहो जलाल था या ताजीराते हिंद की सख्तगिरी का खतरा कि बहादुर शाह को उनके हमवतनों ने बिल्कुल फरामोश कर दिया। माफ कीजिएगा, मरहूम ने कैद फिरंगी की मुसीबतें झेली,
जिला वतनी के आलाम बर्दाश्त किए, हसरत व बेकसी की मौत नसीब हुई, लेकिन अफसोस कि किसी हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे की सदाए एहतजाज बुलंद करने की हिम्मत न रही। न कुल हो न फूल न मेला रहे, न कुल हो न फूल न मेला रहे, मेरा मुर्दा सबसे अकेला रहे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बड़े ही मुदल की शवाहिद के साथ किताबों के हवाले और मुहक्किकीन और राजियों के शवाहिद और दलीलों के साथ आपने अपनी बात कही है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत जज्बाती अंदाज में भी आपने बहादुर शाह जफर के मुतालिक और उनकी सारी रुदाद आपने बयान कर दी। सुनते वक्त सामाईन को ये महसूस हो रहा था कि हम उस जमाने में मौजूद हैं जिस जमाने में ये वाकयात हुए थे। आपने बड़े मौसर अंदाज में अपनी बात कही है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। खादिमान उर्दू फोरम के ज्वाइंट सेक्रेटरी महमूद नवाज सर से गुजारिश करता हूं कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें। महमूद नवाज सर। जी सर, आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर की जो रुदात थी मोहतरमा ज़िल्ले हुमा अल्ताफ बारगी साहबा ने आज हमारे दरमियान में बयान की, तो वो रोंगटे खड़े हो गए। वो सारे जो नज़ारे थे, सारा जो मंजर था वो आंखों के सामने आ रहा था कि किस तरह से आखिरी मुगल बादशाह ने अपनी गुजारी, किस तरह के मजालिम को बर्दाश्त किया। और खादिमान उर्दू फोरम की यही कोशिश रही है कि जो हमारा माजी था, जो हमारे अजदाद थे, जिन्होंने किस तरह की सऊबतें बर्दाश्त की, वो लोगों को इसका इल्म हो, पता चले, मालूम हो। आज की जो नौजवान है, आज की जो पीढ़ी है, इससे वाकिफ हो जाए कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए कितनी कुर्बानियां चली गई हैं। हम अपनी इस आज़ादी की अहमियत को समझें, हम अपनी उर्दू की अहमियत को समझें, हम अपनी ज़बान की अहमियत को समझें। तो बाजी ने बड़े ही दिलकश अंदाज में और बड़े ही जज्बाती अंदाज में झिझोड़ दिया हमें, और इसमें कोई शक नहीं कि हर एक की आंखें नम हुई होंगी हर सुनने वाले की। हमें ये तमाम मालूमात होना निहायत ज़रूरी था, और बाजी ने बिल्कुल उसके साथ इंसाफ किया है और हमें जोड़ा है। खादिमान उर्दू फोरम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आपने तारीख के इस गोशे को दोबारा उजागर किया और हमें सोचने पे मजबूर किया कि हमारे जो आबा और अजदाद थे, जो हमारा माजी था, वो क्यों कर जवाल पजीर हुआ, और आने वाली ज़िंदगी में हमें किस तरह के इक़दाम करने होंगे, किस तरह की बेदारी पैदा करनी होंगी। ये तमाम बातें आपकी पूरी तकरीर से, आपकी इस पूरी मालूमाती तकरीर से हम तमाम को पता चली। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी नौजवान इसको सुन रहे होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें होंगे, उसको गहराई से समझ गए होंगे, और ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि तारीख पे औराक को फिर से खंगाला जाए, और हमारे जो किरदार हैं और इस दौर में हमारा क्या किरदार रहेगा, इस पर बगौर मुताला करेंगे, सोचेंगे, और इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िले हुमा अल्ताफ बारगी साहिबा बाजी, बिल्कुल बड़ी खुशी हुई और बड़ी जज्बाती हो गए, और हम लोग बिल्कुल भी तारीख को अब बड़ी ही गहराई से, बड़ी ही संजीदगी से पढ़ेंगे। मैं खादिमान उर्दू फोरम की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे बेदारी के, आप उनमें हमारा साथ देंगी, हमारी दावत पर लब्बैक कहेंगी। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं फिर से शुक्रिया अदा करते हुए बजाज़त सद्र इस मालूमाती वेबिनार का, इस तारीखी वेबिनार का, एक खूबसूरत वेबिनार का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इसका ऐलान करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।